हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लोधी वंश की जो शुरुआत होती है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको एक सुधार करना होगा, जो कि है हमारा इस वीडियो में तुगलक वंश के जो वीडियो है उसमें जो तुगलक वंश की शुरुआत होती है 320 से और 1414 ईस्वी में यह समाप्त हो जाता है। तो ये एक मिस्टेक थी, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इसके बारे में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और हमें अब पढ़ना है लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो लोधी वंश जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में शासन करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कब करता है? तो ये 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये जब दिल्ली के शासन पर सिंहासन पर बैठता है तो यह एक उपाधि धारण करता है, बहलोल शाह गाजी। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोधी को जाता है, यानी कि इसी को बहलोल शाह गाजी को ही जाता है। आप इसे बहलोल लोधी के नाम से याद रखिएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर उपाधि आपसे पूछा जाए तो ये बहलोल शाह गाजी के नाम उपाधि के साथ यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। तो ये अपने नाम पर बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाता है बहलोल लोधी। चलिए, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली। ठीक है, आगे है कि वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा कि जो बहलोल लोधी था वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, मकसद ए अली ये कहकर पुकारा करता था अपने सरदारों को। और जब उसके सरदार खड़े होते थे तो वो भी क्या होता था? स्वयं भी खड़ा हो जाता था। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। चलिए, आगे है बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां जो है 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इसका जो पुत्र है निजाम खां। ठीक है, बहलोल लोधी का पुत्र का नाम क्या हुआ? निजाम खां। ठीक है, और निजाम खां दिल्ली के गादी पर कब बैठता है? 17 जुलाई 1489 को। ठीक है, 89 ईस्वी को ये दिल्ली के गदी पर बैठा है। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करता है किया। ठीक ना, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी करते हैं। आगे है कि भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। तो गजे सिकंदरी क्या है? यह भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना है और जिसकी शुरुआत जो है, जिसकी प्रचलन किया है सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी के द्वारा इसको शुरुआत किया जाता है। आगे है गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी है। तो गुलरुखी शीर्षक से ये फारसी कविताएं लिखा करता था। ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे है सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। तो ये आगरा को अपनी क्या करता है? नई राजधानी बनाता है। और इसके आदेश पर, ठीक है, इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जाता है, जिसे फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया, मतलब फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसको अनुवाद किया जाता है। ठीक ना, इसने
नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो ये ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ता है, ज्वालामुखी के जो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्ति को ये क्या करता है, तोड़ता है और फिर ये कसाईयों को दे देता है मांस तौलने के लिए। और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला कि इसने अपनी राजधानी आगरा में स्थापित करता है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना है कि आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करता है और उस अनुवाद का ये नाम देता है फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, फरहंदे सिकंदरी। उसके बाद इसका अगला जो कदम है वो क्या करता है कि नगरकोट की जो ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्तियों को तोड़ देता है और उसके टुकड़े को क्या करता है, जो कसाई होते हैं मांस बेचने वाले उनको मांस तौलने के लिए ये दे देता है। अगला फिर इसके बारे में ये याद रखिएगा कि इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से रोक लगा देता है। तो ये इसकी कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी में, ठीक है, हो गई। और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता था। इसका पुत्र कौन था, इब्राहिम था। और ये इब्राहिम ने उपाधि लेता है इब्राहिम शाह की और आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है, चूंकि उसने अपनी राजधानी आगरा को ले आया था। आगे है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। वही इब्राहिम लोदी है जो सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक है। तो इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, मारा जाता है, ठीक है ना। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो था पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। देखिए इसके चाचा ही इसको बुलाने वाला था और एक पंजाब का राजा हुआ दौलत खां लोदी, इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। वह निमंत्रण देते हैं, एक पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और दूसरा इब्राहिम लोदी का खुद अपना चाचा आलम खां था। इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाता है और बाबर आक्रमण करता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इस युद्ध में वह मारा भी जाता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 के बीच होता है। आगे है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। जो मोठ की मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था है उसको एक नज़र में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सल्तनत काल के मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, इसी तरह से और भी टॉपिक हैं, तो इसको एक साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब तक जितने भी सल्तनत काल के बारे में हम लोग पढ़े उसका जो शासन व्यवस्था है एक साथ यहाँ पर समझने को आपको मिलेगा, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की जो मुखिया था उसे सुल्तान कहा जाता था। आगे है बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए, यानी कि अमीरों का कोई प्रभाव नहीं रह गया था बलबन और अलाउद्दीन के शासन काल में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। और अलाउद्दीन के समय में तो अमीरों से जो भूमि थी उसको भी छीन लिया गया था, ठीक है ना। आगे है कि अमीरों का जो महत्व है चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासन काल में। तो लोदी वंश का जब शासन काल आता है तो उस समय जो अमीरों का जो महत्व है वह उच्च स्तर पर होता है, चरमोत्कर्ष पर होता है। आगे है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत, ठीक है, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो मजलिस ए खलवत जो था वह सल्तनत काल के मंत्री परिषद को कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत, ठीक है।
आगे है मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी वह कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में। याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी, तो वह होती थी मजलिस ए खास में। या फिर ऐसे पूछा जाए कि मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ होती थी, तो मजलिस ए खास में। तो मजलिस ए खलवत का अर्थ सीधा सीधा हो जाएगा मंत्रिपरिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार ए खास, इसमें सुल्तान अपने दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। ठीक है, तो ये बार एक खास में जो सुल्तान था सभी दरबारियों को खानों और अमीरों मालिकों इन सबको बुलाता था। ठीक है, आगे देखिए बार ए आजम। ठीक है, बार ए आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो बार ए आजम में राजा अपना राजकीय जो कार्य था सुल्तान वह पूरा किया करता था सल्तनत काल में। ठीक है, अब हम लोग सल्तनत काल के मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा जाता था और उसका विभाग क्या था। तो वजीर जो होता था उसे वह प्रधानमंत्री था। वजीर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ और यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, राजस्व विभाग जो होता है उसका प्रमुख कौन था? वजीर था। आगे है मुशरिफ ए मुमा मुमालिक। ठीक है, मुशरिफ ए मुमालिक जो था वह महालेखाकार था। ये प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये आय और व्यय का मतलब लेखा जोखा रखता था अलग अलग प्रांतों से प्राप्त आय और व्यय का। इसका नाम था मुशरिफ ए मुमलिक। ठीक है, मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक। आगे है अ, मजमुआदार। ठीक है, ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। ठीक है, उधार दिए हुए धन का हिसाब कौन रखता था? तो मजमुआदार जो था वह उधार दिए हुए धन का हिसाब रखता था। खजीन खजीन जो था वह कोषाध्यक्ष था। ठीक है, खजीन जो था वह कोषाध्यक्ष होता था। आगे है कि आरिज आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक यह दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो आरिज ए मुमालिक जो था वह सैन्य विभाग का, सेना का मतलब प्रमुख हुआ करता था। सेना के अधिकारियों में यह प्रमुख हुआ करता था। शद्र उर सुदूर। ठीक है, शद्र उर्स सुदूर यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था, यानी कि दान धर्म का यह प्रमुख था। शद्र उस सुदूर, ये सल्तनत काल की हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, काजी उल कजात, ये काजी उल कजात जो है वह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे है बरीद ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो गुप्तचर जो लोग थे उस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। ठीक है, आगे है वकील ए दर। वकील ए दर जो था वह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। ठीक है, वकील ए दर जो था वह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात जो था वह दान विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात, खैरात हम लोग कहते हैं ना खैरात में नहीं मिला है, तो दीवान ए खैरात जो था वह दान विभाग का अधिकारी था। दीवान ए बंदगान यह दास विभाग था। आपको बताना है कि ये दास विभाग कौन बनाया था। ठीक है, आगे है दीवान ए इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन राजाओं का नाम बताया गया, उन सुल्तानों का नाम बताया गया है जिन्होंने नए विभागों का गठन किया था। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज यह वित्त विभाग से संबंधित था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, दीवान ए कोही यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए कोही इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाया था? दीवान ए कोही। ठीक है, आगे है दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग से संबंधित था, तो इसे बलबन ने बनाया था। ठीक है, सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इसे बलबन के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पर 3 जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तेहाक। ठीक है, तो कौन कौन से थे? दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक। देखिए दीवान ए बंदगान जो बनाया था वह दासों के लिए बनाया गया था, और दीवान ए खैरात
खैरात मुसलमान लड़कियों के लिए बनाया गया था, जो विधवा मुसलमान लड़कियां थी उनके लिए। आगे है कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या शुबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। देखिए, दिल्ली के सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटकर उसका शासन किया जाता था, और इन भागों को इक्ता या सूबा कहते हैं। ठीक है, और इक्ता या सूबा, सूबा मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रशासन होता था, यानी कि यहाँ पर जो शासन करता था, उसे नायाब या वली या मुफ्ती कहते थे। इसको 3 नामों से जाना जाता है, या तो नायाब कहा जाता था, या तो वली कहा जाता था, या तो मुफ्ती कहा जाता था, और इन्हीं के द्वारा यहाँ का साचा संचालन जो था वह चलाया जाता था। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इक्ता जो था, इक्ता पर शासन किस तरह से चलाया जाता था। ठीक है, तो इक्ता पर शासन किस तरह से यहाँ पर चलाया जाता था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इक्ता पर जो शासन है वह नायाब, वली और या मुफ्ती द्वारा चलाया जाता था। आगे है कि इक्ताओं को शिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिक्कादार होता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी था। देखिए, यहाँ पर जो था इक्ताओं को, यानी कि जो इक्ता थी उसको भी अन्य भागों में यानी कि जिला के रूप में क्या किया गया था, अलग अलग जिलों में विभाजित किया गया था, और वहाँ का जो अधिकारी होता था, यानी कि उस जिले का जो अधिकारी था, उसे सिक्कादार कहा जाता था, और यह एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है ना। आगे देखते हैं राजस्व एवं कर व्यवस्था। हम सल्तनत काल में देख रहे हैं राजस्व एवं कर की व्यवस्था को। ठीक है, उसरौ उसरौ जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, उसरौ जो था वह मुसलमानों से सिर्फ लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज जो था वह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जाकात, जाकात क्या है, मुसलमानों पर धार्मिक कर था, और यह संपत्ति का 40वां हिस्सा था। ठीक है, तो जाकात क्या था, मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया जो था वह गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों पर जो लगने वाला धार्मिक कर था। यहाँ पर देखिए नोट देकर लिखा हुआ है खम्स के बारे में। ठीक है, खम्स जो होता था यह लूटे हुए धन खजानों लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में, ठीक है, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था। यानी कि अगर किसी को धन प्राप्त होता है खानों से या भूमि में गड़े हुए, या फिर यह लूट कर वह लाता है, तो उसका 1/5 भाग सुल्तान का होता था। ठीक है, सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/भाग जो था उसके सैनिकों अथवा खजानों के प्राप्त करने वाले अधिकारी के पास होता था। यानी कि जो उस अधिकारी को जो जो मतलब खजानों को प्राप्त करता था, उस अधिकारी को 4/5 भाग मिलता था। बाकी जो था 1/5 भाग वह सुल्तान ले लेता था। लेकिन परंतु ऐसा नहीं था, सभी ऐसा नहीं करते थे सुल्तान। जैसे कि फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं रख लिया। तो जो बाकी सब लोग थे वो अपने हिस्से में 4/5 हिस्सा स्वयं रख लिया करते थे। सिर्फ फिरोज तुगलक ने इस तरह से नियम के अनुसार उसने काम किया। आगे है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं दिया। अब उसी में सुल्तान जो सिकंदर लोदी ये था, ये जो था इसने खजानों से मिले हुए संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं देता था अधिकारियों को, या फिर जिसे खजाना प्राप्त होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंकों को परगानों में विभाजित किया जाता था। सिंकों यानी कि जिसे हम सिक्का अध्यक्ष कहते सिक्का, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे लाइन में देखिए यहाँ पर पढ़े थे कि इक्ताओं को क्या किया जाता था, सिक्कों में विभाजित किया जाता। सिक्कों को यानी कि जिला कहते हैं जिसको, और तो इन्हीं सिक्कों को परगानाओं में विभाजित किया जाता था। ठीक है, आमिल परगाने का मुख्य अधिकारी था। ठीक है, और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। तो जो सिक्कों होते थे उसमें उनको परगानों के भाग में बांटा जाता था, परगानों में बांटा जाता था, और आमिल परगाने का मुख्य अधिकारी होता था। जो आमिल होता था वह परगाने का मुख्य अधिकारी होता था, तथा मुशरिफ जो होता था वह लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। आगे देखते हैं कि एक शहर या 100 गांवों के शासन को देख रेख करने वाला अमीर ए शदा नामक अधिकारी करता था। तो अमीर ए शदा नामक जो अधिकारी था
वह 100 गांवों के शासन का देख रेख करता था। यहाँ पर है कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी, यानी कि ग्राम जो था सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आगे है कि सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया जाता था। जो सुल्तान के अस्थाई सेना होते थे उन्हें खास खेल नाम से जाना जाता था, खास खेल नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमें यहाँ से देखना है। हाँ, यहाँ पर है कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। देखिए, मंगोल सेना में जिस तरह से वर्गीकरण के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था, उसी तरह से यहाँ सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था में भी उसका प्रयोग किया गया है। आगे है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मगलिक तथा अथवा आरर्द कहा जाता था। तो जो गोला फेंकने वाला मशीन होता था जो कि बारूद की मदद से फेंकता था, उसे मगलिक अथवा आरर्द कहते थे। ठीक है, अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वो इक्ता प्रथा को जो था अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म किया। इक्ता व्यवस्था जिसमें उस अपने प्रांतों को बांटता था। ठीक है, तो इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा जो शुरुआत है फिरोज तुगलक ने की। फिरोज तुगलक जो थे उन्होंने फिर से इक्ता व्यवस्था को लागू करता है। ठीक है, आगे है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था और इक्ता व्यवस्था को समाप्त यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। आगे है कि सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से 3 जगहों से मंगाया जाता था। तुर्की से, अरब से, रूस से। ये अच्छे नस्ल के घोड़े को कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाया जाता था। घोड़ा कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की, अरब और रूस से। हाथी कहाँ से? बंगाल से मंगाया जाता था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। सल्तनत काल में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे है कि सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। जो सल्तनत काल की जो कानून थी वह शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। इन्हीं तीनों पर आधारित होकर वे कानून बनाते थे, अपने कानून को बनाते थे। ठीक है, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। मुस्लिम कानून जो भी होते थे उनके 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजामा और कयास। ठीक है, तो ये 4 स्रोत थे मुस्लिम कानूनों के। आगे है कि सुल्तान सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। जो सुल्तान था वह सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए दरबार में उपस्थित होता था। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर है कि 10 अश्वरोही यानी कि 10 घोड़े के सवार जो थे वह एक सर एक खेल होते थे। ठीक है, वह बराबर होते हैं एक सर एक खेल के। 10 सर एक खेल बराबर होता था एक सिपाह सालार। ठीक है, सिपाह सालार और 10 सिपाह सालार बराबर एक अमीर होता था और 10 अमीर का बराबर एक मलिक होता था और 10 मलिक बराबर एक खान होता था। तो ये कुछ इस तरह से ये व्यवस्था थी। किसमें? देखिए, ये सैनिक व्यवस्था थी ना, तो ये इस तरह से सल्तनत काल में थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है, इसे भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रसिद्धि के कारण दिया हुआ है। जैसे सरस्वती, यह अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। जो सरस्वती था अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। वहीं अनिहवाड़ा जो था वह व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रचलित था। ठीक है, अहिनवाड़ा क्या था? व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रचलित था। सतगांव जो है रेशमी राजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब रेशमी राजाइयों के लिए यह सतगांव क्या था? प्रसिद्ध था। आगरा जो है वह नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगरा क्या था? नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और बनारस जो था सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए यह बनारस हमारा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध स्थान थे उस समय के, जिसके बारे में यहाँ पर हमें जानने को मिला। आगे देखते हैं।
सुल्तान काल में जो सल्तनत काल था उसमें लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। तो जो लगान निर्धारित करने के लिए जो प्रणाली थी वह मिश्रित प्रणाली थी और उस मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो एक सेकेंड भूमि की नाप जोख करने के बाद जो क्षेत्रफल का आधार पर जो लगान का निर्धारण होता था उसे मसाहत कहलाता था। लगान का निर्धारण जो था वह मसाहत कहलाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। तो अलाउद्दीन जो था वह जब लगान निर्धारित करता था तो वह उसके लिए नाप कर क्षेत्रफल निकालता था और उसके बाद लगान को निर्धारित करता था और इस निर्धारित लगान को मसाहत कहते थे और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। आगे है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। ठीक है, यह जो खालसा भूमि था यह केंद्र यानी कि सुल्तान होता था उसके नियंत्रण में रहता था, राजा के नियंत्रण में रहता था यह भूमि पूरी तरह से। आगे है कि अलाउद्दीन के दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। अलाउद्दीन जो था वह दान में दिए गए जितने भी दान में भूमि दिया गया था लोगों को मुफ्त में, उन सभी भूमियों को वह छीनकर ये जो था खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि जो कि केंद्र से नियंत्रित होता था यानी कि राजकीय भूमि या सरकारी भूमि हम कह सकते हैं कि उसको सरकारी भूमि में बदल दिया था। आगे है देवल सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल क्या था? तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध होने वाला एक बंदरगाह था। ठीक है, देवल। तो ये इस तरह से हमारा सल्तनत काल में खत्म होता है लोधी वंश के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, तो अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है वह विजयनगर साम्राज्य पर आने वाली है जो कि 31 चैप्टर यहाँ पर है। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में।